गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त को करंट अफेयर से रिलेटेड राजस्थान और भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस या ऑर्गन डोनर डे जिसे आप बोलते हैं वो 13 अगस्त 2020 को बनाया गया। क्यों बनाया जाता है? देखो, 13 अगस्त को प्रतिदिन विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु जो है ऑर्गन फेलियर की वजह से होती है। तो देखिए इसका लक्ष्य क्या? लक्ष्य है कि अंगदान की ज़रूरत के बारे में लोगों को जागरूक करना कि भाई आपके अंग डोनेट करने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। ठीक है, ये चीज़ बताना उनको और पूरे देश में अंगदान के संदेश को फैलाना और अंगदान करने के बारे में लोगों की हिचकिचाहट को हटाना, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं करता अंगदान करने के बारे में। तो ये जो हिचकिचाहट है इसको हटाने के लिए, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को ये अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि आप कौन कौन सा अंगदान कर सकते हो। देखो, किडनी, फेफड़ा, हृदय, आंख, कलेजा, पाचक ग्रंथियां, आंख की पुतली, रक्षा करने वाला सफ़ेद बाघ, आंत, त्वचा ऊतक, अस्थि ऊतक, नसें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं शरीर के अंदर जो दान किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों की कोई चीज़ें खराब हो जाती है तो उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो उन लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो इसीलिए ये हर वर्ष अंगदान दिवस 13 अगस्त को बनाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे आप कि विश्व जो रक्तदान दिवस है वो 14 जून को मनाया जाता है। तो अंगदान दिवस तो मनाया जाता है 13 अगस्त को और रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, तो अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट हैं फटाफट रिवाइज करो। 1 अगस्त राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पिछले साल ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिली। 3 अगस्त संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस, इसकी डेट फिक्स नहीं होती है, रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। 6 अगस्त हिरोशिमा डे। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त विश्व आदिवासी डे। 10 अगस्त जैव ईंधन दिवस या शेर दिवस जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट डे हैं जो अब तक अपन ने बनाए हैं, तो इसके बारे में याद रखेंगे। 13 अगस्त को क्या आ गया? विश्व अंगदान दिवस। और एक डे अपन और मनाए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को बनाया गया था। तो 12 जनवरी को क्या बनाया जाता है? 12 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इंपॉर्टेंट डे जो है बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जब भी इसको पढ़ें सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवाइज करें, ऐसे ही आपको याद रहेगा। वरना इंपॉर्टेंट डे ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, बार बार भूलते रहते हैं। तो जितनी बार कोई भी इंपॉर्टेंट डे पढ़े उसको रिवाइज करते रहें, पिछले डे को भी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो देखो, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। देखिए, ये है अपने पास में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और ये SBM अकेडमी का शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई पहला क्वेश्चन तो यही था कि किसने शुभारंभ किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अच्छा, कब शुरुआत की है इसको? तो एक अभियान है गंदगी मुक्त भारत अभियान, इसके दौरान लॉन्च किया गया था। तो गंदगी मुक्त भारत अभियान जो है असल में पार्ट है, किसका पार्ट है? ये स्वच्छ भारत मिशन का ही एक भाग है। तो स्वच्छ भारत मिशन का एक भाग है गंदगी मुक्त भारत और उसी के अंतर्गत ये स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी शुरू की गई। अच्छा, ये है क्या स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी? देखो, ये एक तरह से क्या है, आपके पास IVR बेस्ड पाठ्यक्रम है। IVR मतलब समझो जैसे कि आप कभी भी किसी कस्टमर केयर को कॉल लगाते हो तो सामने से आवाज़ आती है, हिंदी में जानने के लिए 1 दबाए, इंग्लिश में जानने के लिए 2 दबाए। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो IVR होती है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जिसे आप बोलते हो। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी है इसमें एक आपको एक नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पर डायल करोगे तो उस नंबर पर डायल करने पर 1 घंटे का एक पूरा मॉड्यूल, एक पूरा कोर्स है। उसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाता है कि खुले में सोच मुक्त स्थिरता के साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब जैसे जो कचरा है, ठीक है, ठोस कचरा, तरल कचरा, उनको कैसे कैसे अपन को प्रबंधन करना है, उसका कैसे उनका निस्तारण करना है, ये सब चीज़ें इसमें सिखाए जाते हैं। इसमें 4 चैप्टर हैं और हर चैप्टर के अंत में क्या है कि आपको एक क्विज मिलती है, प्रश्नोत्तरी मिलती है और ऑडियो लेसन भी मिलते हैं। तो ये निःशुल्क है और इसका कहीं भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें उच्च गुणवत्ता और मानकीकृत सामग्री भी इसमें शामिल है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ये एकेडमी प्रदान करती है। आपको बस एक नंबर डायल करना होगा, आपको सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि भारत में स्वच्छता कैसे लाएं, गंदगी का निस्तारण कैसे करें, सारी की सारी इस मॉड्यूल के अंदर जानकारी दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में GK मेनन का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, तो GK मेनन प्रसिद्ध पत्रकार थे। तो ये देखिए, ये हैं GK मेनन। तो वरिष्ठ खेल पत्रकार थे GK मेनन। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये काफ़ी अच्छे समाचार पत्र हैं, इनके साथ इन्होंने काम किया और 90 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस करियर को अलविदा कह दिया था। फ्रीलांस करियर वो होते हैं जो खुद से ही पत्रकारिता करते हैं और बाद में जाके चीज़ों को, ठीक है, अखबारों को देते हैं।
तो ये तो था फ्रीलांस, और उसके बाद में ये जुड़ गए थे इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया से। हालांकि इन्होंने गेम भी खेला है, इन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला है, मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जिम खाना के एक सक्रिय सदस्य थे। 1952-53 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक भी थे, और इन्होंने बेंगलुरु के फाइनल में दिल्ली को रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी भी जीती थी, दिल्ली को हरा करके। तो असल में ये एक खिलाड़ी भी हुए और ये खेल पत्रकार बन गए बाद में। तो इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के काफ़ी बड़े और अच्छे पत्रकार थे, और इनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो इस बात को याद रखेंगे अपने। ये हैं जीके मेनन। किस राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय स्कीम योजना शुरू की जाएगी? तो अरुणोदय योजना जो है वो शुरू की जाएगी असम राज्य में। देखो, असम सरकार ने क्या किया है, 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2020 से राज्य में अरुणोदय योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार। देखो, इसको अरुणोदय भी बोल सकते हो, इसको अरुणोदय भी बोल सकते हैं। इसको आप अरुणोदय बोलें या अरुणोदय बोलें, वो एक ही बात है। ये देखिए, ये असम सरकार का ट्वीट है, ठीक है। इसमें कहा GOA यानी गवर्नमेंट ऑफ असम हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड रेट 830 पर मंथ ईच टू 17 लाख फैमिलीज अंडर द एम्बिशियस अरुणोदय स्कीम। मतलब अरुणोदय राज्य ये जो योजना उन्होंने शुरू की है उसमें होगा क्या, ये जो पात्र परिवार होंगे इनको खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए हर महीने 830 रुपये की राशि की जाएगी। तो हर महीने जो ये परिवार है उनके खाते में 830 रुपये आ जाएंगे, हर महीने आएंगे। तो ये अपने पास में बहुत बड़ी योजना है, असम के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। तो पात्र परिवारों को 830 रुपये मिलेंगे आवश्यक खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए, और ये असम की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की योजना होगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, सीधे खाते में आ जाएंगे। तो इन्होंने देखो क्या लिखा है ट्वीट में कि द सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशरीज टू स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 17, 2020, यानी ये जो पात्र परिवार है इनका चयन 17 अगस्त 2020 से ये शुरू कर देंगे कि कौन कौन पात्र परिवार और किन किन को इन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, और विल रिसीव द अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2020। और ये जो 830 रुपये प्रति माह की राशि है ये हर महीने की 1 तारीख को आ जाएगी, अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होकर के। तो याद रखेंगे, ये जो योजना शुरू की गई है कहाँ शुरू की गई है, असम सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देगी और हर महीने 830 रुपये आएंगे खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए। अब असम की बात है तो ये रहा मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बैठा है ये इस योजना का जो शुभारंभ कर रहे हैं ये सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। तो असम जो है इसके डांस फॉर्म में एक तो सतरिया और एक है बिहू। ये सतरिया जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सतरिया डांस फॉर्म किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है, और बिहू नृत्य भी असम से संबंधित है। इसके अलावा एक फेमस नेशनल पार्क भी है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी असम से संबंधित है। ये क्यों प्रसिद्ध है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें कभी एक गोल्डन लॉयन भी देखा गया था, तो इसलिए भी ये काफ़ी फेमस रहा है। तो याद रखेंगे इतनी बातें असम के बारे में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने जापान के साथ $3.1 बिलियन के ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी बांग्लादेश ने जापान के साथ $3.1 बिलियन के ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किया है। सीधी भाषा में जो जापान होगा बांग्लादेश को $3.1 बिलियन का लोन देगा। और क्यों देगा, ये बांग्लादेश की 7 अलग अलग परियोजनाएं हैं। बंगबंधु पुल हो गया, शाहजहां इंटरनेशनल हवाई अड्डा हो गया, बांग्लादेश में ऐसी टोटल मिलाकर के 7 परियोजनाएं जिनके लिए जापान इनको वित्त पोषित करेगा। हालांकि जापान जो है 2012 से बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है, और अब तक देखा जाए तो इन्होंने $22 बिलियन अमेरिकी इनको लोन दे दिया है। तो ये देखिए, ये लोन देते की एक तस्वीर है आपके पास में। ये है मिस्टर ईटो नाओकी, ये अम्बेसडर हैं जापान के, ठीक है, जिसे राजदूत बोलते हैं। जापान के राजदूत है बांग्लादेश में। और ये जो है वो मिसेस फातिमा यास्मीन है, ये सेक्रेटरी है इकोनॉमिक्स रिलेशन डिवीज़न, ठीक है, बांग्लादेश की। तो इस तरह से ये देखिए इन्होंने एक प्रपत्र पर साइन किया है अपने पास में $3.1 बिलियन के ऋण पैकेज पर, और ये सबसे बड़ा ऋण पैकेज है जो बांग्लादेश को दिया गया है अब तक। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में हाल ही में अपन ने एक बात और जानी थी कि बांग्लादेश जो है वो 1971 में शहीद हुए, मुक्ति संग्राम जो था उसमें शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक क्या बना रहा है, एक स्मारक बना रहा है। तो ये भी याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1971 में जो शहीद हुए सैनिकों के लिए स्मारक कौन बना रहा है, तो वो भी कौन बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है। तो ये रहा मैप में बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और जापान के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, ये रहा जापान विश्व के मैप में अपने पास में। ये जो एरिया दिख रहा है आप जापान, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट आया, इस तरह जापान है। ये जो एरिया ये आपके पास में चीन है, ये चीन रहा, और ये रहा अपना प्यारा भारत, ठीक है। और ये है अपने पास में उत्तरी कोरिया, जो दिख रहे हैं उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल है। तो ये रही जापान। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, शिंजो आबे। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे, शिंजो आबे का नाम याद रखेंगे, काफ़ी चर्चा में रहते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर ये। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 13 अगस्त को किस राज्य में पेट्रियट्स डे मनाया गया? पेट्रियट्स डे का मतलब होता है देशभक्ति दिवस,
किस राज्य में बनाया गया? तो 13 अगस्त को ये बनाया गया था मणिपुर में। और बनाने का एक रीज़न भी है, देखो मणिपुर में 13 अगस्त को पैट्रियट्स डे यानी देशभक्त दिवस बनाया गया था। ये दिवस उन नायकों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो 1891 में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों और मणिपुर के शासकों के बीच में क्या होता है, युद्ध हुआ था। और उसमें क्या था कि इन ब्रिटिश की जीत हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इन्होंने क्या किया था कि जो तत्कालीन साम्राज्य के राजकुमार थे वीर टिकेंद्रजीत और उनके जो जनरल थे थांगन जनरल और काफ़ी सारे बहादुर मणिपुरियों को वर्तमान इम्फाल क्षेत्र में, जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, 1891 में 13 अगस्त के दिन सार्वजनिक रूप से उनको फांसी दे दी। मतलब सभी जनता के सामने उनको फांसी पर लटकाया गया था, ठीक है, उनके राजकुमार को और उनके जनरल को। तो उन लोगों की याद में जो है ये दिवस मनाया जाता है पैट्रियट्स डे, ठीक है। तो ये है देखो मुख्यमंत्री और ये यहाँ की गवर्नर ये पैट्रियट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ये है मैप है मणिपुर। मणिपुर की गवर्नर है नज़मा हेपतुल्ला, ये जो आपको दिख रही है नज़मा हेपतुल्ला। और चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, ये रहे एन बीरेन सिंह। तो डांस फॉर्म इसकी है मणिपुरी डांस और जागोई, जागोई कहते हैं, ये इसको मणिपुरी डांस कहते हैं, यहाँ का फेमस है। इसके अलावा किबुल लामजो नेशनल पार्क, किबुल लामजो नेशनल पार्क भी यही है। और लोकटक झील, काफ़ी बार पूछा जाता है लोकटक झील के बारे में क्या स्थित है, तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। इतनी बातें मणिपुर के लिए ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो अभी आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुविधा जो शुरुआत की है उसका नाम है पॉजिटिव पे। देखो पॉजिटिव पे के अंतर्गत होता क्या है, 50,000 रुपये, ये इससे ज़्यादा के जो भी चेक हैं, ठीक है, उनके लिए ये योजना है। एक बात तो ये याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये से कम, जैसे 10,000 के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। तो 50,000 रुपये ये इससे ज़्यादा की जो रकम है उसके लिए योजना शुरू की गई है, पॉजिटिव पे योजना। ये क्यों की गई? ये सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में अपने पास में मददगार होगी। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो चेक पे साइन करके छोड़ देते हैं, और तो अगर चेक चोरी हो जाता है तो कोई भी अमाउंट भर करके उसमें से पैसा निकाल लेता है, या फिर कोई जाली चेक बना लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, अब इस योजना के शुरू होने के बाद क्या होगा कि अगर आपका चेक मान लो कहीं गिर भी गया, ठीक है, और उसकी रकम 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो बैंक क्या करेगा, जैसे ही बैंक के पास उस चेक को कोई लेके आएगा तो बैंक सबसे पहले आपको कॉल करेगा इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। वो पूछेगा कि आपने चेक दिया है कि नहीं दिया है, इसको क्लियर करना है कि नहीं करना है। तो अगर आप कह दोगे कि नहीं हमने नहीं दिया है तो वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप कह दोगे कि हाँ मैंने ही दिया इस व्यक्ति को चेक, तब जाकर वो क्लियर होगा। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है, ठीक है, जिसके तहत इस धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। तो ये देखो इसने क्या रखा है कि इसके अंतर्गत जब लाभार्थी चेक को बनाने के लिए जमा करता है तो उस समय चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है। तो पॉजिटिव पे में आप ये बता दोगे ये मेरा चेक का नंबर है, ठीक है, आप ये मैंने चेक इस व्यक्ति को दे रखा है। अगर दोनों जानकारियाँ बैंक की जानकारी और पॉजिटिव पे की जानकारी मेल खाती है तो चेक स्वीकार किया जाएगा, वरना चेक की जानकारी मेल नहीं खाती तो चेक वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपने पास में आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को और मुख्यालय था मुंबई। सबसे पहले मुख्यालय कोलकाता और अभी बन चुका है इसका मुंबई। प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ, और जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ प्रथम भारतीय गवर्नर आपसे पूछे तो वो हैं सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख और प्रथम गवर्नर पूछे तो सर ऑसबर्न स्मिथ। वर्तमान जो गवर्नर है वो हैं 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। हाल ही में आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति हुई थी इन्होंने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा था 4% ही, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% रखी। मैं बार बार समझाता हूँ रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, ठीक है, बैंकों को कह देता है कि ये लो आप लोन और मुझे ब्याज देना 4% के हिसाब से। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जब बैंक जो है आरबीआई में पैसा जमा कराते हैं और आरबीआई जो है उनके पैसे पर जो उनको ब्याज देता है वो है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट है फिलहाल की 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। आगे चलते हैं। हाल में आईईआर का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आईईआर का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है प्रमोद भसीन को। देखिए ये हैं प्रमोद भसीन। आईईआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद, ठीक है। ये आईईआर की फुल फॉर्म है। इनका नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है प्रमोद भसीन को, ठीक है। ये फिलहाल क्या है, उस बोर्ड ऑफ गवर्नर के उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले ईशर जज आहूवालिया थी,
ठीक है, जो स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ रही हैं। तो वो 15 साल से थी, यूँ देखिए कि 15 साल से वो इस पद पर थी, लेकिन अभी स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, तो इनका स्थान ये लगे। चूँकि ईश्वर चंद आहलूवालिया ने काफ़ी लंबे टाइम तक सेवा दी है ICAR को, तो उनके लिए एक नया पद सर्जित कर दिया गया, चेयरपर्सन एमिरेट्स। चेयरपर्सन एमिरेट्स कोई वैसे तो पद होता नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो ईश्वर जज आहलूवालिया थी, उन्होंने काफ़ी टाइम तक सेवा दी है, इसके लिए उन्होंने एक पद बना दिया चेयरपर्सन एमिरेट्स, तो ताकि वो चेयरपर्सन एमिरेट्स के रूप में अपनी सेवाएं क्या रख सके, जारी रख सके। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SEP 2.0 भी कहा जाता है इसे कई बार, SCP 2.0 ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। तो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, और इसके साथ में कौन है जिसने ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है, तो वो साथ में है डेल टेक्नोलॉजी। डेल आपको पता है कि नोटबुक, कंप्यूटर, लैपटॉप बनाने वाली काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो डेल टेक्नोलॉजीज और नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन दोनों ने मिलकर के स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है। ये देखो, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन, जिसे आप कहते हैं अटल इनोवेशन मिशन, द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या कि भाई जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, इसी मिशन में एक लैब है अटल टिंकरिंग लैब, उसके जो छात्र हैं, ठीक है, जो नए नए छात्र हैं, उनको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और कौन सिखाएगा? सिखाएगी डेल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि डेल टेक्नोलॉजीज काफ़ी पुरानी कंपनी है, ठीक है, कंप्यूटर नोटबुक बनाने वाली, तो उसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो उन लोगों को सपोर्ट करेगी, वो उन्हें मेंटर सपोर्ट करेगी, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग सपोर्ट, एंड यूज़र फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण आदि के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सब उन छात्रों को क्या करेगी? सिखाएगी। तो ये SCP कार्यक्रम में इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात ये रही कि सबसे पहले तो ये किसका है? नीति आयोग का। नीति आयोग में भी किसका? अटल इनोवेशन मिशन का, ठीक है। किसके सहयोग से शुरू किया गया? डेल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से शुरू किया गया। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ये 3-4 बातें पूछेगा, किसका है? नीति आयोग का, किसके तहत है? अटल इनोवेशन मिशन के तहत है, कौन सा प्रोग्राम है? स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0, और किसके सहयोग से शुरू किया गया? डेल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से। इतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। आगे चलते हैं, नीति आयोग की बात कर लेते हैं। देखो, नीति आयोग, पहले तो इस नीति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति की फुल फॉर्म याद रखेंगे। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो फिलहाल प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, और CEO जो है वो है अमिताभ कांत। तो इतनी बातें आपको नीति आयोग के बारे में याद रखनी है कि 1 जनवरी 2015 को स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और CEO है अमिताभ कांत। हाल ही में अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। ये पुस्तक लिखी किसने है? अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये पुस्तक दलाई लामा और फ्रांस ऑल्ट इन दोनों ने मिलकर के लिखी है। दलाई लामा और फ्रांस ऑल्ट इन दोनों ने क्या लिखी है? मिलकर के लिखी है ये किताब। ये देखिए, ये बुक है हिज होलीनेस द दलाई लामा एंड द फ्रांस ऑल्ट अवर ओनली होम टू क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो आपको पता है दलाई लामा कौन होते हैं? ये तिब्बतों के धार्मिक लीडर होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं दलाई लामा। तो उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने, और साथ ही साथ ये जो फ्रांस ऑल्ट है, ये कौन है? ये जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार है, ठीक है। तो ये पत्रकार है जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो फ्रांस ऑल्ट और दलाई लामा इन्होंने मिलकर के एक किताब तैयार की है, अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड। और इस पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा? नवंबर में किया जाएगा आपके पास में। तो इसमें है क्या? इसमें यह है कि दलाई लामा ने यह अपील की है कि राजनीतिक निर्णय लेने वालों से ये अपील की है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। सीधी भाषा में समझें तो वो ये चाहते हैं कि जो अपने पास में ये सारे जो राजनीतिक निर्णय लेने वाले लोग हैं, आपको पता है राजनीतिक निर्णय वाले लोगों से मतलब जो हमारी सरकार है बेसिकली, दलाई लामा और ये चाहते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं वो इस जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एकजुट होकर के काम करें, आपस में गतिरोध ना रखें। और चूंकि जलवायु जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही है पृथ्वी की आए दिनों में, तो वो चाहते हैं कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी जलवायु दें जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो उन्होंने इस
चीज़ पर जोर देने के लिए ये बुक लिखी है, अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। किसके साथ लिखी है? फ्रांस ओल्ट के साथ लिखी है। इसके अलावा 2 बुकें दलाई लामा ऑलरेडी लिख चुके हैं। 2018 में इन्होंने लिखी थी इकोलॉजी, एथिक्स एंड इंटरडिपेंडेंस, द दलाई लामा इन कंजर्वेशन विद लीडिंग थिंकर्स ऑन क्लाइमेट चेंज। पहली किताब तो 2018 में लिखी। उसके बाद 2019 में ये किताब वो लिखी, द सीड ऑफ कंपैशन, लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। तो ये जो है इनकी एक तरह से तीसरी किताब हो गई कि अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो इन किताबों के नाम याद रखेंगे अपने पास में, जहाँ तक है वैसे तो पता चल ही जाता है ये, ठीक है, अगर ये पूरा नाम दिया हो। पर अगर इतना सा नाम दे दे, द सीड ऑफ कंपैशन किसकी बुक है, तो आपको ये याद होना चाहिए ये भी दलाई लामा की बुक है। और इतना नाम ले दे इकोलॉजी, एथिक्स एंड इंटरडिपेंडेंस, तो ये भी दलाई लामा की बुक है। और अवर ओनली होम ये भी किसकी है? दलाई लामा और फ्रांस ओल्ट की बुक है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों के लिए तैयार की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा YSR चयूथा योजना शुरू की है? देखो, जब भी किसी योजना में ये YSR नाम आ जाए तो तुरंत समझ लिया कीजिए कि वो आंध्र प्रदेश की योजना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो YSR कांग्रेस की सरकार है। तो YSR कांग्रेस की सरकार के तहत जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो YSR जो है जब भी नाम लिखा जाए तो वो योजना है वो आंध्र प्रदेश की सरकार की है। तो तुरंत टिक कर दिया कीजिए जब भी YSR दिख जाए आपको। तो ये आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की अल्पसंख्यक महिलाओं, ध्यान रख लेना, अल्पसंख्यक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की 23 से ज़्यादा लाख महिलाएं, उनके लिए उन्होंने योजना की है YSR चयूता योजना। देखो, सरकार ये चाहती है कि जो महिलाएं हैं वो अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको पैसा तो चाहिए होगा, तो ये जो पैसा है वो सरकार दे रही है। वो इस कल्याणकारी स्कीम पर करीबन 17,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है। तो जिसका फ़ायदा उठा सकती है 45 से 60 वर्ष तक की आयु तक की महिलाएं। इस योजना के तहत होगा क्या? हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो एक साल के 18,750 रुपये, तो 4 सालों के हो गए टोटल कितने? 75,000 रुपये। तो 4 सालों में टोटल 75,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा वैसे तो ये 45 से 60 वर्षों तक ही है, लेकिन इससे ऊपर की जो महिलाएं हैं जो ऑलरेडी पेंशन योजना लेती हैं वो भी इस योजना का लाभ जो है उठा सकती है, एक तरीके से कोई ना कोई कंडीशंस लगा करके, ठीक है, वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी परियोजना है। 17,000 करोड़ रुपये अगर सरकार खर्च कर रही है तो ये बहुत बड़ी परियोजना है। ये बस इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए की गई है, क्योंकि वो चाहती है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने और अपना काम करें। तो महिलाओं के उत्थान के लिए परियोजना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी परियोजना है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो याद रखेंगे कि जो YRS चयूथा योजना है वो शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश इस जगह। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल, अब देखो कैपिटल अमरावती है तो सही, लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके पास में 3 कैपिटल है, ठीक है। अमरावती जो है, मैं बार बार बताता हूँ, अमरावती इसकी विधायी राजधानी है, जहाँ पर सारे कानून बनाए जाते हैं, विधायी, ठीक है। इसके बाद में इसकी दूसरी राजधानी आती है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है कार्यकारी राजधानी है, यानी जो आपने जो ये कानून बनाए उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो काम होते हैं वो विशाखापट्टनम में होते हैं। और तीसरी राजधानी है आंध्र प्रदेश की कुर्नूल। कुर्नूल जो है इसकी न्यायिक राजधानी है, मतलब जो कोर्ट और से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो इसकी कुर्नूल के अंदर होगी। तो आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास अपनी 3 राजधानियाँ हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। इसे राइस बोल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाल ही में जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से कितने पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा? तो जांच में उत्कृष्टता के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनको उन्होंने क्या है कि एक अधिकार देंगे, जो पुरस्कार देंगे, कितने पुलिस अधिकारी को देंगे वो आपसे ये पूछ रहा है। तो 101 पुलिस अधिकारियों को ये जो है अपने पास में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो साल 2020 में कुल 121 पुलिस कर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया जाएगा। यूनियन होम मिनिस्टर मेडल, एक तरह का मेडल होता है, वो इन 121 पुलिस कर्मियों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा दिया है। मतलब उन्होंने जो जांच की है काफ़ी उत्कृष्ट तरीके से की है, काफ़ी बड़े बड़े केस जो हैं सोल्व किए हैं, तो इसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो जांच में उत्कृष्टता के लिए जो किस किस तरह से किन किन को अवार्ड दिया जाएगा उसमें से कुछ एक बातें मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे 15 जो हैं पुलिसकर्मी वो CBI के हैं,
10 एमपी के हैं, 10 महाराष्ट्र के हैं, 8 यूपी के हैं, 7 केरल के हैं, 7 पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बाकी राज्यों के भी मिलाकर के टोटल कितने हो जाते हैं, 121 पुलिसकर्मी होंगे टोटल, जिनको ये मेडल दिया जाएगा। और इन 121 पुलिसकर्मियों में से 21 जो हैं वो महिला पुलिस अधिकारी हैं। तो 21 हो गए महिला पुलिस अधिकारी और बाकी जो 100 बच गए वो हैं पुरुष पुलिस अधिकारी। तो इनको जो ये अपने पास में इस तरह का मेडल प्रदान किया जाएगा, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि जो अधिकारी हैं वो जांच में उत्कृष्टता लाएं, फटाफट कैसे सोल्व करें। तो इसके लिए ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल जो है वो किसको कितने पुलिस अधिकारी को दिया गया है, 121 पुलिस अधिकारी को दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 किसके द्वारा आयोजित की गई है। ये अपने नाम की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी अजीब सा नाम है इसका, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा सकता है कि भाई इंडिया @ 75, ठीक है, समिट मिशन 2022 किसके द्वारा आयोजित की गई है। तो ये आयोजित की गई है CII के द्वारा। देखो CII क्या होती है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनके जो मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये जो भारतीय उद्योग परिसंघ है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित इंडिया @ 75 समिट मिशन 2022 को संबोधित किया है, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य यह है री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को री इन्वेंट किया जाए। किसके अंदर, ये चाहते हैं कि जो MSME है, MSME आपको पता है कि अपने पास में छोटे लघु और मध्यम उद्योग होते हैं। भारत ये चाहता है कि इनको क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको बढ़ाया जाए। चूँकि आपको पता है कि अभी एक मिशन चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत तभी संभव है, ठीक है, जब हम वोकल फॉर लोकल हो। वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि हम देश में बनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, और देश में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा तब बनेगी जब ये MSME उद्योग है, ठीक है, उनको पर्याप्त मात्रा में अवसर और पूंजी उपलब्ध होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, इन्होंने ये बताया कि जो MSME उद्योग है, ठीक है, वो तभी बढ़ सकते हैं जब हम नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे इसके अंदर। तो नई टेक्नोलॉजी लाएं, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें जो है MSME के रिगार्डिंग बताई हैं। और इन्होंने एक बात और यही कही है कि क्यों ना हम भारत से बाहर से जो चीज़ें खरीदते हैं उन पर शुल्क बढ़ा दें, क्योंकि अगर आप भारत से बाहर की चीज़ें खरीदोगे उन पर शुल्क ज़्यादा होगा, तो आप फिर आपको पता है कि भाई इस पर जो ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो क्यों ना मैं घर में बनी हुई चीज़ ही खरीद लूँ। तो वो शुल्क बढ़ाएंगे, तब जा कर के हम स्वदेशी खरीदेंगे, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो समिट है इंडिया @ 75 समिट मिशन 2022, ये MSME उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी करने के लिए ये जो है शुरू किया गया है। तो इसका शुभारंभ किया नितिन गडकरी ने, और किसने शुरू किया, भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इतनी बातें याद रखेंगे, ज़्यादा चीज़ों में उलझोगे नहीं। सबसे पहले तो शुरू किसने किया है, CII ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। संबोधित किसने किया, नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी कौन है भाई, अपने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के मंत्री है। और इस मिशन की जो थीम है वो असल में क्या थी, री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। बस इतनी बातें आप जो है याद रख सकते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित क्षेत्र के विकास कार्य हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस, अच्छा कब बनाया गया था यह विश्व आदिवासी दिवस, अभी मैंने बताया था हाल ही में 9 अगस्त को यह विश्व आदिवासी दिवस बनाया गया था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें जो बजट पारित किया है वो किया है 127.85 करोड़ का। क्या करेंगे इस बजट का, देखो 127.85 करोड़ के बजट से करीबन 41 कार्य ऐसे किया जाएंगे जिनका शिलान्यास किया अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इन्होंने इस दिवस पर एक सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया था। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जैसलमेर में जनजातीय छात्रों के लिए 50 बेड की क्षमता का एक छात्रावास खोलने की मंजूरी दी गई। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 50 बेड की क्षमता का छात्रावास खोला जाएगा, तो आंसर क्या दोगे आप, जैसलमेर। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखने के हिसाब से। छात्रावास और भी जगह खोले जाएंगे वो आगे की परियोजनाओं में, जैसे बाड़मेर और जोधपुर में, लेकिन हाल ही में जो मंजूरी मिल चुकी है 50 बेड के छात्रावास की वो जैसलमेर में है। इसके अलावा जोधपुर में खोला जाएगा एक कोचिंग सेंटर जनजातीय छात्रों के लिए, ताकि जनजातीय छात्र हैं जो अपने पास में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार हो सके। तो जोधपुर में कोचिंग सेंटर भी इनके लिए खोला जाएगा इस पूरी योजना के तहत। तो बजट कितना है अपने पास, 127.85 करोड़ रुपए का। आगे चलते हैं। बात हुई है राजस्थान की, तो यह है भारत के मैप में राजस्थान, कैपिटल है जयपुर।
गवर्नर है कलराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। अच्छा, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजकीय वृक्ष क्या है? खिजड़ी। पुष्प क्या है? रोहिड़ा। पक्षी गोडावण। पशु चिंकारा। वन और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक तो इंपॉर्टेंट है सरिस्का टाइगर रिजर्व और एक है केवला देव घना पक्षी अभयारण्य। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान से पूछे जाते हैं। तो इतनी बातें राजस्थान के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में बजट घोषणा के अनुसार राज्य के किन जिलों में डीएनए लैब बनाई जाएगी? तो अभी हाल ही में डीएनए लैब जो बनाई जाएगी वो जोधपुर और अजमेर इन दोनों में ही बनाई जाएगी। तो जोधपुर में भी बनेगी और अजमेर में भी बनेगी। देखो, बात कर लेते हैं ये डीएनए लैब जो है वो क्यों बनाई गई। डीएनए लैब जो है असल में आपको पता होगा कि एक पोस्को एक्ट होता है, ठीक है। पोस्को एक्ट में जो सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है चिल्ड्रंस को, महिलाओं को, ठीक है, तो उनकी जांच के लिए इस तरह की अपने पास में डीएनए लैबें बनाई जाती है। तो फिलहाल में सबसे पहले तो ये जोधपुर में बनाई जाएगी, उसके बाद में ये लैब बनाई जाएगी अजमेर में। तो जोधपुर और अजमेर में ये लैब बनाई जाएगी। तो देखो, जोधपुर और अजमेर में इस लैब का ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जोधपुर में पहली बार बनेगी और उसके बाद में अजमेर में बनेगी। क्यों बनेगी? ये डीएनए लैब बनाई जाएगी किसके लिए? पोस्को एक्ट के तहत जांच की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी फैसला करके न्याय दिलाई जा सके। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आपके लिए क्योंकि अभी जो कांस्टेबल भर्ती है इसमें आपके पास में एक टॉपिक डाला हुआ है पोस्को एक्ट। तो उस वजह से अगर कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उठ सकता है तो आपसे ये भी उठ सकता है कि पोस्को एक्ट के तहत जो डीएनए लैबें बनाई गई है वो हाल ही में कहाँ बनाई गई है? वो जोधपुर और अजमेर दोनों में बनाई गई है। अच्छा, थोड़ी सी संभाग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, राजस्थान के तो राजस्थान में टोटल अपने पास में क्या है कि 7 संभाग हैं, ठीक है। एक है बीकानेर, एक है जोधपुर, एक है उदयपुर, अजमेर, जयपुर, ठीक है, कोटा और भरतपुर। इस तरह से टोटल क्या होता है अपने पास में 7 संभाग होते हैं। तो थोड़ी सी ट्रिक्स हैं वो याद रख लेते हैं। जैसे देखो, बीकानेर संभाग का है कि बीकाजी चंगा है। इसका मतलब ये है बीकाजी यानी बीकाजी का मतलब याद रख सकते हो बीकानेर, च से याद रख सकते हो चूरू, ग से याद रख सकते हो गंगानगर और ह से याद रख सकते हो हनुमानगढ़। तो बीकानेर जो संभाग है उसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। तो बीकाजी चंगा है, ये ट्रिक याद रख सकते हैं बीकानेर संभाग के लिए। इसके अलावा भरतपुर संभाग के लिए आ सकते हैं कि भर माँ की धोख। भर माँ की धोख से याद रखा जा सकता है कि भर से है भरतपुर, माँ से आपको याद रहना चाहिए सवाई माधोपुर, धो से याद रहेगा धौलपुर और क से करौली। ये देखो, ये जो आपके पास भरतपुर संभाग है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करेली, तो भर माँ की धोख, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। फिर अपने पास में कोटा संभाग, कोजा बाबू। कोजा बाबू से आप याद रख सकते हैं, क से होता है कोटा। ये देखिए, ये है कोटा संभाग आपके पास में, ये रहा, ये कोटा संभाग है। कोजा बाबू से याद रख सकते हो, को से कोटा, फिर झा से आ जाएगा झालावाड़, बाबू से यानी बा से आएगा बारा और बू से आएगी बूंदी। तो ये देखो, कोजा बाबू से कोजा, झालावाड़, बारा और बूंदी। अजमेर संभाग के लिए है अभी नाटो। अभी नाटो से अ से हो गया अजमेर, भी से हो गया भीलवाड़ा, ना से हो गया नागौर और टो से हो गया टोंक। तो अभी नाटो, ये देखो अजमेर जो संभाग है यार अपने पास में अभी नाटो, तो अ, भी यानी भीलवाड़ा, ना यानी नागौर और ट यानी टोंक। तो अभी नाटो से अजमेर संभाग याद रह जाएंगे। इसके अलावा जोधपुर संभाग में थोड़ा सा अजीब सी ट्रिक है बट याद रखेंगे अपने कि जदबाब जासी जैसलमेर। जदबाब जासी जैसलमेर से आप याद रख सकते हैं जोधपुर संभाग, ठीक है। जद का मतलब हो गया जोधपुर, बाप में ब जो हो गया वो दिखाएगा बाड़मेर, प दिखाएगा पाली, जा दिखाएगा जालोर और सी दिखाएगा सिरोही और जैसलमेर तो पूरा पूरा आ चुका है। देखो, ये अपने पास में ये जो जोधपुर संभाग है, ये रहा जोधपुर संभाग की जो बात कर रहे हैं, ये पूरा जोधपुर संभाग है। इसके अंदर एक तो ये जोधपुर हो गया, ये उदयपुर हो गया, ये रखते हैं अपने पास में 6 जिले, 1 2 3 4 5 6 और उदयपुर भी है, इसमें भी 6 जिले होते हैं। बाकियों में 6 नहीं है। ये जो बीकानेर, अजमेर, कोटा है, ये 4 जिलों से काम चलाते हैं। भरतपुर में भी 4 जिले हैं और ये जो जयपुर है इसमें 5 जिले हैं। तो अपने पास में जो बड़े संभाग हैं वो एक तो ये जोधपुर संभाग है और एक उदयपुर संभाग है। तो जदबाब जासी जैसलमेर से याद रख सकते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। उदयपुर संभाग के लिए है उचित राजा का डूबा प्रताप। उचित राजा का डूबा प्रताप, उचित में से ऊ ले लो उदयपुर के लिए, ची हो गया चित्तौड़गढ़ के लिए, राजा हो गया राजसमंद के लिए, डू से डूंगरपुर आ गया, बा से बांसवाड़ा आ गया और प्रताप से प्रतापगढ़ आ गया। तो उचित राजा का डूबा प्रताप, ये है उदयपुर संभाग को याद करने की ट्रिक। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। और एक और बात कर लेते हैं जयपुर संभाग की, जय दोषी अजू। जय दोषी अजू थोड़ी ही अजीब सी ट्रिक है पर ट्रिक है, ऐसे याद रखने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे भी याद रखो। तो जय दोषी अजू में जय तो दिखाएगा जयपुर को, दो दिखाएगा दौसा को, सी दिखाएगा सीकर को, अ दिखाएगा अलवर को और झू दिखाएगा झुंझुनू को। तो ये देखो जो आपके पास में ये जयपुर संभाग है,
जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो इतनी अपने पास में राजस्थान में टोटल हुए 7 संभाग, और 7 संभाग में कौन कौन से जिले हैं वो आप इन ट्रिकों के माध्यम से याद रख सकते हैं। बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, ज़रूरी नहीं है इन्हीं को यूज़ करो, आप अपने दिमाग में कोई भी ट्रिक बना लो, बस आपको याद रहनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया गया है। तो अभी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का क्या किया है, शुभारंभ किया है, ताकि वहाँ की आदिवासी जनजातियों को क्या बनाया जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और आज के लिए आपका सवाल है कि हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया, इस इंजन का नाम क्या है। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया, इस इंजन का नाम क्या है। ऑप्शन है आइंस्टीन, जहांगीर बाबा, रमन या फिर न्यूटन। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे मुझे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश किया कीजिए आंसर देने की, क्योंकि लिखोगे तभी चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, आपको याद रखेगा हमने इस चीज़ के बारे में कभी कहाँ लिख रखा है, तब आपको ये फटाफट याद आ जाएगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं कल आपके साथ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।